तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लास्ट क्लास में। तो बेटा मैं आज आपको उसको समराइज़ कराऊंगा बेटा, और समराइज़ कराने के साथ ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो आइए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय कूलम, ध्यान से सुनना अच्छे से। बेटा समरी फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, डिटेल टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान से सुनना। देयर आर टू चार्ज Q1 Q2 and center to center distance is small r. There are two charge Q1 and Q2. The two charge particles है Q1 Q2 और center to center distance कितना है small r, ठीक है। ध्यान से सुने प्लीज। The electrostatic force between these two charge F is equal to K Q1 Q2 upon R square. बच्चों प्लीज F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Q1 first charge, Q2 second charge, magnitude, R distance between their center, center to center distance. Okay बेटा। K है electrostatic constant. K क्या है बेटा? Electrostatic constant. ठीक है। In air or free space. In air or free space. बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए देयर आर टू चार्ज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम, अगर ऐसा कह दिया ना, कोई लैंग्वेज आ गई है इस तरह से, तो आप कहीं भी बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कहा गया देयर आर टू चार्ज एंड डिस्टेंस दिस एंड फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन होगा, एयर और फ्री स्पेस होगा। अगर कुछ अपनी तरफ से स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन ने, तो दिमाग में बिल्कुल क्लेरिफाई करके चलना कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो गैप तुम्हें दिख रहा है उस गैप में कौन है बच्चों, एयर और फ्री स्पेस, या तो हवा है, एयर है, या फिर फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान दो। तो इस कंडीशन में जो के है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होगी बेटा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और बच्चों फॉर्मूला बेस वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। फॉर्मूला बेस वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। तो बच्चों जब भी न्यूमेरिकल में आपको दिख जाए तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा थ्योरेटिकली तो आप इस तरह से यूज कर ले, F इज इक्वल टू के की वैल्यू मैंने प्लॉट कर दी 1/4πε0 Q1 Q2 को R स्क्वायर। अगर मैथमेटिकली यूज करना पड़े तो बच्चों के की वैल्यू डायरेक्टली क्या रखोगे, 9 इंटू 10⁹, सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एयर और फ्री स्पेस के लिए जो भी पॉसिबिलिटी है वो आपके सामने है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, टेंशन फ्री रहें, ठीक है बेटा। हाँ जी बच्चों, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल मैंने कहा था न्यूमेरिकल व्यू से 100% श्योर है इस कॉन्सेप्ट का टच होना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सबसे बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पूरी फिजिक्स में जो सबसे अच्छे टॉपिक है न्यूमेरिकल व्यू से, उनमें से एक क्वेश्चन, एक पार्ट ये है। हाँ जी, नेक्स्ट कंडीशन फॉर अदर मीडियम। बेटा चार्ज तो वही है Q1 Q2 और डिस्टेंस वही है R, इनके बीच में गैप तुम्हें दिख रहा है, इस गैप में कोई भी अदर मीडियम आ गया, मतलब इस गैप में पहले एयर फ्री और फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ये है तब तो कैलकुलेशन होगी। लेकिन बेटा चार्ज पार्टिकल्स वही है Q1 Q2, डिस्टेंस वही है R, चार्ज पार्टिकल वही है Q1 Q2 और डिस्टेंस भी R है। इन्हीं पार्टिकल को तुमने लिक्विड में डिप कर दिया, मान लो वाटर में डिप कर दिया, ऑयल में डिप कर दिया, तो बेटा पार्टिकल वही है Q1 Q2, डिस्टेंस वही है R, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, ठीक है। तो जैसे मीडियम चेंज होगा मेरे भाई, तो इस सिचुएशन में के को तो कैसे ट्रीट करेगा, 1/4πε। अब देखो ना एप्सिलॉन नॉट क्या था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, ठीक है ना। एक बार क्लियर कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस
फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम होता है बच्चों। और एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच में एयर और फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट वर्क करेगा। इन केस अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई मीडियम आ गया अदर मीडियम तो एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। डन। एक टर्म होती है एप्सिलॉन आर, इसे बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर का एक नेम और होता है, उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख दिमाग लगा, अच्छे से सुनना बच्चों। अब 3 वैल्यूज है, वंश ध्यान से सुनना। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, 3 वैल्यूज। माइंडसेट बनाना, सिर्फ सुनना। दिस इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एप्सिलॉन भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। दोनों की यूनिट सेम, दोनों का डायमेंशन सेम, दोनों के सारे रूल रेगुलेशन सेम। या फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? इट इज डिफाइंड फॉर मीडियम, इट इज डिफाइंड फॉर एयर और फ्री स्पेस। क्लियर है? एप्सिलॉन आर इज नॉट अ परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर परमिटिविटी नहीं है, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। इट इज अ कंपैरिजन रेशियो, इट कंपेयर, एप्सिलॉन आर ऑलवेज कंपेयर परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और फ्री स्पेस। मीडियम की परमिटिविटी को एयर और फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करेगा कौन? एप्सिलॉन आर। याद रखना इस बात को पक्का। तो बच्चे एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। याद रखोगे तो एप्सिलॉन आर क्या है? दो लाइक वैल्यूज का रेशियो है, दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम है। तो बेटा बेसिकली एप्सिलॉन आर यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो जाएगी। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस आल्सो। प्लीज ध्यान देना ढंग से, अच्छे से बच्चों। स्टार मार्क करके कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ढंग से समझना। फॉर कंडक्टर, इनकेस अगर चार्ज पार्टिकल के बीच में गैप दिख रहा है, उस गैप में तुमने कोई कंडक्टर मीडियम भर दिया, लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है? इनफाइनाइट। याद रखना, कंडक्टर मीडियम। एंड फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, नाम डाइलेक्ट्रिक है, कंफ्यूज मत हो जाना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब सिंपल इंसुलेटर मीडियम। ठीक है, तो अगर इंसुलेटर मीडियम है तो एप्सिलॉन आर कितना रहेगा? ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। याद रखेंगे? यस सर। अब बेटा फोर्स में रिलेशन भी लिया जा सकता है, ध्यान देना, अच्छे से सुनना। इधर देखिए, Fm फोर्स इन मीडियम, F फोर्स इन एयर और फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन आर। इसी तरह से एप्सिलॉन आर को मैं F अपॉन Fm भी ले सकता हूँ। तो रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो इस पर, याद रखना। देखिए Fm क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्ज। F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर और फ्री स्पेस बिटवीन टू चार्ज। एप्सिलॉन क्या है? रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर करना बेटा। टू चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 Q2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? R। तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जब एयर और फ्री स्पेस है, यहाँ पे गैप में कौन है? या तो एयर है या फिर फ्री स्पेस है तो वैक्यूम है। तो फोर्स कितना है? F। अब अगर इन्हीं दोनों के बीच में मैंने कोई मीडियम प्लॉट कर दिया था, कोई मीडियम भर दिया था,
तो मीडियम भरते ही क्या हो जाएगा ना, FM, फोर्स इन मीडियम, ध्यान रखना होगा। तो अब जो फोर्स होगा वो FM हो जाएगा, और एप्सिलॉन आर क्या है, जो मीडियम आपने भरा है उसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, बुक्स में एप्सिलॉन आर का जो सिंबल है इसको कई जगह कैपिटल के भी लिख दिया जाता है, कई बार बुक्स में एप्सिलॉन आर को कैपिटल के लिख दे तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ओके। अब बच्चों मैं इस पर बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, ये सारा मामला आपके काम आता रहेगा। ओके, अब इन पर बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चाहो तो इन शॉर्ट इसको लिख लो और समरी फॉर्म में भी लिख लो। न्यूमेरिकल कॉपी अलग से बनाओ ना, आज न्यूमेरिकल दोगे तो न्यूमेरिकल कॉपी में सिर्फ समरी लिख दिया लो। तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उन सबको अलग से कॉपी में लिखना, प्रॉब्लम शीट जो दूँ उसको सॉल्व करना, प्लस जो भी आपको पता है DPPs मिले उनको आपको अलग से न्यूमेरिकल कॉपी करना, थ्योरी में मिक्स मत करना, थ्योरी को बिल्कुल प्योरली थ्योरी के लिए रहने देना। लेकिन थ्योरी में अपन पता है क्या करेंगे, चैप्टर के लास्ट में एक दिन हम लोग खर्च करेंगे और उसमें पूरे चैप्टर में से सिर्फ फॉर्मूले लिखेंगे। आप थोड़ा इस बार क्या कि CBSE ने जो पैटर्न डाला है ना, मतलब तुम्हें कुछ चैप्टर लगे ना, आपको पूरा चैप्टर याद नहीं हो रहा, मत करना। हर चैप्टर के लास्ट में 2-3 पेज में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को समराइज करेंगे बस, और वो समरी पार्ट जरूर पढ़ना आपको, चाहे तुम चैप्टर पढ़ो चाहे मत पढ़ो, क्योंकि आपको पता है ना अप्रोक्स 18 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस 1 वर्ड के आ जाएंगे आपके। CBSE जो पैटर्न बनाया ना, इस बार SQP भी डाल दिया बेटा CBSE ने, तो उसमें क्या बेटा 18 मार्क्स तक ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 वर्ड आ जाएंगे, मतलब एक डेरिवेशन भी नहीं पड़ेगा तो भी 18 मार्क्स तो कंफर्म, अगर फॉर्मूले भी टच में है तो इसको ये पैटर्न इस बार तुमको थोड़ा अलग करना, लेकिन थोड़ा मतलब कंपटीशन पुट से लेके चलना है तुम्हें, प्योरली थ्योरी भी नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 600 न्यूटन। Electrostatic force between two charge is 600 Newton. 600 Newton. Now in medium, force become 60 Newton. In medium force become 60 Newton. 60 Newton. Then calculate 60 Newton. Then calculate electrostatic force. Calculate electrostatic force. Sorry, electrostatic force when a conductor medium plot. A conductor medium plot between charge. Also calculate between charge. Also calculate electric permittivity of medium. Electric permittivity of medium. Okay, electric permittivity of medium. बच्चों प्लीज देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओगे तो। Electrostatic force between two charges is 600 Newton. तो देखिए क्वेश्चन ने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 600 न्यूटन। तो जो क्वेश्चन ने कहा वो मैंने नोट कर लिया, F = 600 न्यूटन। ठीक है ना। Now in medium force becomes 60 Newton. अब बच्चों क्वेश्चन ने कहा है कि भाई चार्ज वही है बच्चों, Q1 Q2 डिस्टेंस वही है, लेकिन इनके बीच में अगर आपने मीडियम प्लॉट कर दिया तो मीडियम प्लॉट करने पर जो फोर्स है, फोर्स इन मीडियम कितना हो गया, 60 न्यूटन हो गया। ठीक है बेटा, डन। आगे Then calculate electrostatic force when a conductor medium
plot between charge. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ही फर्स्ट पार्ट ये है कि जब इन्हीं दोनों चार्ज के बीच में आपने कंडक्टर मीडियम रख दिया, कौन सा मीडियम रख दिया था? कंडक्टर मीडियम रख दिया, तो फोर्स बताना है। तो आपको पता था कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर और फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन आर। याद है नहीं? ये देखिए, अब कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है बच्चों? इनफिनिट। फॉर कंडक्टर एप्सिलॉन आर इक्वल टू इनफिनिट, देन समथिंग अपॉन इनफिनिट दैट इज 0, एंड दिस इज द आंसर 0 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट तो ये होगा सॉल्व। यस और नो? Yes. डन। सेकंड पार्ट, Also calculate electric permittivity of medium. तो बेटे जब आपने मीडियम में प्लॉट किया था ना, सामने देखिएगा, मीडियम प्लॉट किया था बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी रिक्वायर्ड है, सामने देखना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड है, एप्सिलॉन अपने को निकालना है, समझ रहे हो? अब बेटा यहाँ पर देख, बच्चे से गड़बड़ होती है। बच्चे से गड़बड़ क्या होती है, वो थोड़ा खुश हो जाता है बच्चा कि यार मजा आ गया, मेरे पास एफ है, एफ मतलब फोर्स इन एयर और फ्री स्पेस, एफ एम है फोर्स इन मीडियम, तो मेरे पास एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, क्योंकि आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछा है, तो ध्यान रखना। एप्सिलॉन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होगा, क्या बताओ? Yes sir. सामने देखते रहो। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू में क्या रखूंगा? एफ अपॉन एफ एम। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या रखूंगा बेटा मैं? सुन रहे हो ना? ध्यान दो बच्चों। एप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.85 10⁻²। एप्सिलॉन आर की स्टैंडर्ड, एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की? 8.85 इंटू 10⁻² कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.85 इंटू 10⁻² इंटू एफ, एफ कितना है बेटे? 600। एफ एम कितना है बच्चे? 60। फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू, बेटा ये कितना हो गया? 10। तो 8.85 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यस और नो? तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है? फास्ट बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। टू चार्ज पार्टिकल placed at 3 angstrom distance. Two charge particle placed at 3 angstrom distance in air. 3 angstrom distance in air. Then calculate minimum possible electrostatic force, between these charges. Calculate minimum possible electrostatic force between these charge. Okay, बेटा आपको 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डिस्कस करेंगे, आए तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो तो। देन क्वेश्चन पढ़ लो ना बेटा, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना सभी बच्चे। Two charged particle placed at 3 angstrom distance. एक मिनट, तो बेटा देखिए चार्ज पार्टिकल में गैप आपको आर गिवन है, ठीक है, आर मिल गया अपने को, बहुत अच्छी बात है। आगे In air. ठहरो, अब देखो ना क्वेश्चन ने एक ही हिंट दिया है। यश पहले सुन बेटा, अनिश ध्यान देना भाई, ये तो क्लियर है कि दोनों चार्ज के बीच में फोर्स चाहिए अपने को, फोर्स का फॉर्म है ये ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें R गिवन है, देखो मुझे ये रहा, और फिर हिंट क्या दिया है? चार्ज पार्टिकल में मीडियम कौन है? एयर। तो एयर इसका मतलब K की वैल्यू फिक्स हो गई। Yes. 9 इंटू 10⁹ बताइए। Yes. चलिए आगे क्या कह रहे हैं? Then calculate its minimum possible electrostatic force.
between these charges. बेटा सामने देखना चाहिए आप लोगों को। क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए फॉर्मूला तो लगेगा। अब इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू फिक्स कर दी, आर की वैल्यू फिक्स कर दी है, तो इसमें आप कोई ऑल्टर नहीं कर सकते। के की वैल्यू हिंट दे दिया आपको कि एयर है या फ्री स्पेस है, के की वैल्यू फिक्स हो गई। ये दो चीजें तो हो गई फिक्स्ड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज चार्ज। तो बेटा फोर्स कैसा चाहिए? मिनिमम। दिमाग लगा बेटे, फोर्स कैसा निकालना है? मिनिमम। और फोर्स मिनिमम निकालना है तो इसके लिए के और आर में तो कुछ चेंज कर नहीं सकता, तो बचा क्या? Q1 Q2। तो Q1 और Q2 को क्या करेगा? मिनिमम कर देगा क्या? सोच के बता, आराम से सोच, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन उठेगा, जेई मेंस का क्वेश्चन है, बोर्ड का नहीं है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही सॉफ्ट सा क्वेश्चन है, फिर आपको फटाफट डिफरेंस दे देगा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 गुना स्क्वायर। F की वैल्यू के Q1 Q2 और R इन सब पर डिपेंड कर रही है, लेकिन R और K में तो अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यू फिक्स करी जा चुकी है, क्वेश्चन ने पहले फिक्स कर दिया। अब देख इधर देख, तेरे पास बचा क्या है? तेरे पास फील्डिंग क्या है? तेरे पास फील्डिंग है Q1 Q2 की। फोर्स को मिनिमम करना तो Q1 Q2 को मिनिमम कर। अब तेरा माइंडसेट बनना चाहिए यार, मिनिमम Q1 Q2 क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। ये तेरा दिमाग का, ये इस क्वेश्चन का हिंट था, ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था। अगर एक क्लिक किया दिमाग में तब सॉल्व कर पाओगे, वरना गए आज से। तो देखो फॉर एफ मिनिमम फोर्स कैसा चाहिए? मिनिमम। तो Q1 और Q2 दोनों मिनिमम होने चाहिए ना। अब आप ही बताओ मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। 1.6 10⁻19 कूलम हो सकता है, नहीं हो सकता? अब यहाँ पर आपको माइंडसेट बनेगा, वरना कई बच्चे तो इसको यही सोचेंगे यार तो चार्ज तो दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन तो गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? तो बच्चों हिंट समझ में आ गया? तो देखिए फोर्स कितना रहेगा? के कितना है? 9 × 10⁻9। सुनो बच्चों, Q1 कितना है? 1.6 10⁻19। Q2 कितना है? 1.6 10⁻19 अपॉन R। R कितना है बच्चे? 3 × 10⁻10। सुनो, 3 × 10⁻10 स्क्वायर है ना, R स्क्वायर। बेटे सामने देखिए, डेसिमल और डेसिमल 100 आ गया। डेसिमल को हमेशा इग्नोर किया करो, डेसिमल में कभी कैलकुलेशन मत किया करो, फिर डेसिमल में क्या होता है, हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। कभी कभी एक भी डेसिमल इधर उधर खिसक गया, बात हाथ से चली जाएगी, पहले इग्नोर कर दिया करो डेसिमल को। अब देख ध्यान देना, ये 3 3 जा 9 कैंसिल करें, 16 × 16 256 हो गया क्या? देख -10 तो -20 और +2 तो -18, -18 ऊपर शिफ्ट हो तो +18, तो 10⁻+18 और +9 तो 10⁻+27 हो गया क्या? यस सर। और माइनस कितना हो गया? 38, -19 -38, then force is equal to 256 × 10⁻11 न्यूटन। दिस इज द आंसर, यस और नो? तो टेंशन ही ओके। तो ये हमारे पास इसका लॉजिक है। अल्फा पार्टिकल प्लेस्ड एट इंसुलेटर rigid platform, placed at insulator rigid platform, placed at insulator rigid platform. Second alpha particle release just above to first one. Second alpha particle release just above to first one. Just above to first one. Then in equilibrium condition. Calculate distance between
calculate distance between these alpha particles. Distance between these alpha particles. लिख चुके हो ना? चलिए स्टार्ट कीजिए. हाँ बेटे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना. क्या कहा है? ठीक है, जैंस पढ़ोगे. A alpha particle placed at insulator rigid platform. ठहरो, देखिए सामने देखिए ना, एक इंसुलेटर रिजिड प्लेटफॉर्म है सामने देखना, और उस पर आपने अल्फा पार्टिकल को रख दिया. ये अल्फा पार्टिकल आपने रख दिया था. ठीक, तो ये Q1 चार्ज ले लिया मैंने, मतलब चार्ज ऑफ अल्फा. ये अल्फा पार्टिकल रख दिया था मैंने, जो क्वेश्चन ने कहा. आगे क्या कह रहा है? Second alpha particle released just above the two first one. तो देखिए ना, जो फर्स्ट अल्फा पार्टिकल तुमने रखा है ना, उससे जस्ट अबव मतलब ठीक ऊपर आपने सेकेंड अल्फा पार्टिकल लिया Q2, ये भी अल्फा ही है, और आपने उसको फ्री कर दिया. ये क्या क्वेश्चन है? एक अल्फा को आपने ग्राउंड पर रख दिया था, और सेकेंड अल्फा को आपने इन एयर फ्री कर दिया था. डन, कोई दिक्कत नहीं था. आगे. Then in equilibrium condition calculate distance between these alpha particles. देखिए सामने देखिए, ये दोनों अल्फा पार्टिकल है ना, इनके बीच में गैप क्या है? ये गैप मुझे काउंट करना है. कब? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. अब सोचने वाली बात है यार, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग होगा कि इस पर रिजल्टेंट जो फोर्स है कितना हो जाए? 0. दिमाग लगाओ, आप सोचिए मेरे कहने से, एक बार दिमाग लगाइए. मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस मार्कर को बेटा मैंने यहाँ से फ्री किया, तो फ्री करते ड्यू टू इट्स ऑन वेट ये किस तरफ जाएगा? लेफ्ट या राइट? नीचे. ऑब्वियस है, डाउन साइड जाएगा. तो मार्कर को फ्री करते ड्यू टू इट्स ऑन वेट ये नीचे गिरेगा. डन, दिमाग लगा. इनकेस अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस मार्कर को फ्री किया और फ्री करने पर भी अपनी जगह रुका हुआ है, मैंने इसको फ्री कर दिया, फ्री करने पर अपनी जगह रुका हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इक्विलिब्रियम है. और इक्विलिब्रियम में इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जितना फोर्स इस पर डाउन साइड बन रहा है मतलब वेट, उतना अप साइड फोर्स बन रहा है, तभी तो काउंटर बैलेंस हो रहा है. यही बात समझ में आती है? पक्का. अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सोचा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. फर्स्ट अल्फा तो रिजिड प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है. सेकंड अल्फा को तुमने क्या किया है? फ्री किया है. अब फ्री करते हैं ड्यू टू इट्स ऑन वेट, ये नीचे जाना चाहेगा. तो सेकंड अल्फा जिसको तुमने फ्री किया उसका वेट किस तरफ अप्लाई होगा? डाउन साइड. तो वेट ऑफ अल्फा किस तरफ होगा? डाउन साइड. अब बेटा वेट की वजह से अल्फा पार्टिकल डाउन साइड मूव करेगा, लेकिन अपन कह रहे हैं कि सब इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम मतलब इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0 है. अब रिजल्टेंट फोर्स 0 कब होगा बेटा? क्योंकि जितना फोर्स डाउन साइड उतना फोर्स अप साइड हो. तो जितना फोर्स डाउन साइड है मतलब वेट की इक्वल उतना अप साइड फोर्स होना चाहिए. और अप साइड फोर्स कौन सा होगा पता? इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा. कैसे पता लगा? कि दोनों की लाइक नेचर होगी. हाँ, ये भी अल्फा है वो भी अल्फा है, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल करेगा नहीं करेगा? तो ये तो बेटा रिजिड प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है. सेकंड अल्फा को फ्री किया तो बेटा रिपल्सिव फोर्स की वजह से इस पर अपर साइड फोर्स बनेगा. हाँ या ना? Yes sir. कंफर्म है? दिक्कत वाली बात नहीं. तो बेटा ध्यान देना. तो इन इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट फोर्स कितना? 0. अब रिजल्टेंट फोर्स 0 कब होगा? जबकि वेट ऑफ अल्फा डाउन साइड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अप साइड. जो मैंने किया वो समझ में आया? Yes sir. अब ये आपको सोचना थोड़ा, जब तक इस नहीं सोचोगे तब तक बात बनेगी नहीं. अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से. अब तुम्हें पता है बेटा अल्फा का वेट क्या हो जाएगा? m इंटू जी. वेट क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. m क्या होगा? मास ऑफ अल्फा. कितना होगा? मास. और अल्फा का मास कितना होता है? 4 टाइम देन मास ऑफ प्रोटॉन. बेटा अल्फा का कंपोजिशन क्या होता है? अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये बनता है ना. तो ध्यान रखना बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास अप्रोक्स सेम होता है. तो अल्फा का मास कितना होगा? अप्रोक्स 2 + 2 देन 4 टाइम देन मास ऑफ प्रोटॉन. यस और नो? पक्का. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R² होता है नहीं होता है?
अब Q1 क्या लोगे, चार्ज ऑफ अल्फा, और Q2 भी क्या लोगे, चार्ज ऑफ अल्फा। यस और नो? Yes sir. और अल्फा पे चार्ज कितना होगा, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। कैसे पता लगा, अल्फा का कंपोजिशन क्या है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो चार्ज तो होगा नहीं इस पर, तो अल्फा का चार्ज कितना गया, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। कितना गया, Twice of proton. बड़ा वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। अल्फा का चार्ज कितना है, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, तो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन Proton. होल स्क्वायर। बताइए ये होगा ना, Yes sir. क्यू अल्फा स्क्वायर। चलिए रखते हैं वैल्यू। वेट कितना आ गया, 4 टाइम देन मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, के, क्यू स्क्वायर कितना आ गया, 4। बताइए है कोई समस्या बच्चों, कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, डन है। 4 तो कैंसिल करें, क्या रिक्वायर्ड है, डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करें, आर स्क्वायर तो कितना रहेगा, के चार्ज ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू जी, और स्क्वायर हटाते हैं अंडर रूट में आ जाएगा क्या, Yes. यस और नो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक एक स्टेप सोचा करो। हमारी बहुत बड़ी गड़बड़ होती है ना, बच्चों क्या होता है, एक तो न्यूमेरिकल देख के दिमाग खराब कर लेता है, यार न्यूमेरिकल है यार, फिर उसको जब थोड़ा बहुत आने लगता है, अच्छा आता है मेरे को, तो वो कहता है जहाँ मौका देखते हैं वहीं कैलकुलेशन कर देता है, नहीं ये गलती मत करना। आप सोचो बेटा मैं आपको प्योरली फार्मूला बेस्ड चीज़ें करवा रहा हूँ, फॉर्मूले में जितना सॉल्व कर सके कर ले, उसके बाद में वैल्यू अटेम्प्ट कर। वैल्यू रखना लास्ट का काम है, शुरू का काम ये ध्यान रखना। मैथमेटिकल सॉल्यूशन लास्ट में होना चाहिए, टिल एंड। अब जैसे यहीं पर है, मैं चाहूँ तो प्रोटॉन का जो चार्ज इस पर स्क्वायर है रूट से निकाल सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, निकालो चाहे मत निकालो। के कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, 1.6 10⁻⁻⁹। 1.6 10⁻⁻⁹, बताइए, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, बताइए। प्रोटॉन का मास कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और जी को एग्जैक्टली 9.8 लिखते हैं क्या, हाँ ले लेंगे, 10 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये आ गया। अब जो जब भी कोई कैलकुलेशन है ना, लेंथी कैलकुलेशन, तो वहाँ पूरी ईमानदारी से कैलकुलेशन मत करना, थोड़ी चिटिंग करना कैलकुलेशन। देखो चिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि रिजल्ट डिस्टर्ब ना हो। अब देख मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल पूछ रहा हूँ। √100 कितना आएगा, 10, और √81 कितना आएगा, बट 100 और 81 में डिफरेंस कितना था, 19 का, क्योंकि 10 और 9 में ओनली 1 का डिफरेंस है। आप शायद इस बात को फील कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो कि अंडर रूट में जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, डिफरेंसेस जो होते हैं ना वो नेग्लिजिबल हो जाता है। दूसरा अमाउंट किसी क्वांटिटी में बेटा तो 1.6 का डिवाइड कर या 1.67 का डिवाइड कर, कोई खास फर्क तो नहीं पड़ना, डन है। तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं 1.67 का अप्रोक्स 1.6 ट्रीट कर रहा हूँ, अप्रोक्स 1.6, और 9.8 को मैं मतलब इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ ना 1.6, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, समझ गए नहीं समझे था। तो 1.67 में थोड़ा सा डिक्रीज करके 1.6 ट्रीट कर रहा हूँ, और 1.6 से 1.6 कैंसिल कर रहा हूँ, तो 9.8 को मैं स्लाइटली इंक्रीज करके 10 कर दूँ। मैंने आपको हमेशा कहा है कि डेसिमल को हमेशा इग्नोर करो, ये इग्नोर कर दिया डेसिमल, दिमाग लगाना। R इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट कितना हो गया, 3, 16 का कितना हो गया, 4 इंटू -27 और +2 तो कितना आ गया, -25, ऊपर शिफ्ट है तो +25, 25 और 9 कितना हो गया, +34, बताओ, -19 -38 तो कितना हो गया, -4 आ गया क्या, बताओ। Yes sir. तो अंडर रूट में कितना है, 10⁻⁻⁴, तो रूट सॉल्व होने पर बेटा ये कितना हो जाएगा, 12, और 10⁻⁻² आ जाएगा क्या रूट सॉल्व करने Yes पर, sir. पता है, तो 0.12 मीटर, दिस इज द आंसर। ये सुनो, Yes sir. कोई दिक्कत, लॉजिक सेट हुआ पक्का अच्छे से। अब देखिए आप भी फील करो, 12th के न्यूमेरिकल में कंपटीशन के न्यूमेरिकल में फ़र्क होता है। 12th में जनरली कहता है ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल आता है, तो लेंथी हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन लेंथी बढ़ जाती है। अभी मैंने कैलकुलेशन लेंथी नहीं है, बस में ट्रिक है, थोड़ा खोपड़ी घुमानी कर लो, और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है,
तो ये जो पैटर्न चेंज हुए ना इनमें ये क्वेश्चन ज़्यादा काम आएंगे और देसी क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ो। दूसरी बात तुम्हारे दिमाग में होगी साहब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2+2 कितना होगा, तुम बोलोगे 4 हो गया, यस मज़ा आ गया क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो भूल जाओ ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। थोड़ा सा अपने आप को स्टैंडर्ड सुधारने की कोशिश करो, न्यूमेरिकल व्यू में थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन ना करो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन समझ आया अच्छे से? ठीक है, फिनिश करो इसको जल्दी। 3 identical charged particles placed at each corner of a equilateral triangle placed at each corner of a equilateral triangle. Then calculate resultant force. Then calculate resultant force on any one charge. Calculate resultant force on any one charge. Okay? इक्विलेटर है ना? या बेटे एक बार चलो मैं बता दो फटाफट, ध्यान देना प्लीज बेटे। क्या कहा क्वेश्चन है? 3 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, सुनो Q1, Q2, Q3 तीनों आइडेंटिकल है। मैंने सबको क्या एज्यूम कर लिया? Q। समझ गए नहीं समझे? Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q। तो 3 आइडेंटिकल चार्ज हो गए। प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिया, जो आप देख रहे हैं ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है इसका मतलब सारी साइड सेम होंगी। मानते हो इस बात को? कुछ भी ले लीजिए, एज्यूम एक्स वाई जेड, कुछ भी एज्यूम ले, मैंने आर एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो क्या पूछा है? कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। किसी भी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड है, किसी भी एक पर, तो आपकी मर्जी वाले लो Q1, Q2, Q3 किसी भी एक पर रिजल्टेंट फोर्स ले लीजिए। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। तो रिजल्टेंट फोर्स किस पर ले? तनिष्क बता। Q1 पर, Q2 पर, Q3 पर? Q1 पर ले, किसी भी एक पर लेना है तो Q1 पर लेना चाहते हो। ठीक है, तो किसी भी एक पर रिजल्टेंट फोर्स लेना, आपने Q1 को चूज किया तो Q1 पर ले लीजिए। आइए, तो Q1 पर फोर्स चाहिए बच्चों आपको, तो पहले आप सोचिए Q1 पर फोर्स कहाँ से बनेगा। पहले इंडिविजुअल फोर्स आइडेंटिफाई कीजिए। तो फोर्स ऑन Q1 फ्रॉम Q2, या ये Q1 है और ये Q2 है, देखिए डायग्राम में, ये Q1 ये Q2। तो Q1 पर फोर्स ये ड्यू टू Q2, तो Q2 क्या करेगा? Q1 को रिपेल करेगा। क्यों? लाइक चार्ज है, मानते हो? आइडेंटिकल चार्ज तो मैग्नीट्यूड भी सेम, नेचर भी सेम। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज द रिपल्सिव। तो मैं इस फोर्स को कह दूं F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्या मैंने जो किया समझ में आया? कंफर्म? नाउ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो Q3 तो Q1 को रिपेल करेगा। F13, और बेटा ये दोनों जो फोर्स हैं इनमें एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा क्या? बताइए, इक्विलैटरल है, सारे एंगल 60 रहेंगे, तो भी 60 होगा। अब सोचिए F12 कितना रहेगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही हुआ ना। F12 कितना हो जाएगा? तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए Q1 Q2 क्या है? Q ही तो है, तो Q इंटू Q दैट इज, इसी कंडीशन में F13 कर लेंगे K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर, सेम अमाउंट। बोलिए बेटा, इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले ना आपको और उसमें अगर कंपेयर करना पड़े तो देख दिमाग लगा क्या ट्रिक है। एक छोटी सी ट्रिक है, चल वो ट्रिक बाद में बताता हूँ, पहले तो उस ट्रिक की रिक्वायरमेंट समझना। पहले अभी मैं नहीं बता रहा, पहले एक बार आगे चलता हूँ। मेरे पास दो फोर्स आ गई और दोनों का क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। तो देयर आर टू फोर्स, टू वेक्टर क्वांटिटी F12 एंड F13 विद एंगल थीटा, एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स?
रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स तुमने बेटा 11 तो पढ़ा है खूब, अंडर रूट है 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, नहीं पढ़ा क्या? Yes, sir. रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, याद है? तो टेंशन वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बेटा ट्रायंगल लॉ वगैरह मैंने पढ़े थे, उनमें यूज किया था हमने। ए वेक्टर बी वेक्टर दे रहा है टू वेक्टर क्वांटिटी विद एंगल थीटा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो इनके मिड में से पास होगा ना, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो एक ए वेक्टर क्या आ गया है 12, बी वेक्टर क्या आ गया है 13, थीटा क्या है 16। तो ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो आप खुद सोचना मेरे कहने से नहीं, f12 की वैल्यू आपके पास है, अब इसको यहाँ रखोगे अगर, तो f12 का स्क्वायर है, तो मतलब k क्यू स्क्वायर अपन r स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन अपने आप लेंथी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना, एक सिंपल सी ट्रिक लगाना होगा। मैंने इसको x एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया? x, तो ये भी x हो गया क्या पता? k क्यू स्क्वायर अपन r स्क्वायर मैंने x एज्यूम किया, तो यहाँ भी तो वही है, तो ये भी x हो गया। अब देखो मैं आराम से कैलकुलेशन कर सकता हूँ, अंडर रूट f12 कितना है x, f13 कितना है x, 2 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, cos 60 कितना आएगा 1/2, 2 कैंसिल, तो अंडर रूट 3x स्क्वायर आ गया क्या? दैट इज रूट 3x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट 3x स्क्वायर, तो रूट 3x। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया? अंडर रूट 3, और x की वैल्यू क्या आ गई? k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? टेंशन दिक्कत है? अब यहीं पर अगर मान लो कोई मैथमेटिकल वैल्यू दे रखी होती है, आपको चार्ज दे दे, सपोज 8 कूलम, 5 कूलम, 4 कूलम, कुछ भी दे देता, डिस्टेंस ये जो आ रहा है भी कुछ दे देता अपना 1 एंगस्ट्रॉम या 1 सेंटीमीटर, कुछ भी आपको गिवन होता, तो वो अगर हम यहाँ रख दो मैथमेटिकल वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? ओके, तो आज यही नमस्कार करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको फिनिश कर लीजिए। सर आज भी 10 को तो ठीक 7-10 बजे आने में 10 मिनट